सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर कहानियां सबसे पहले आप सुन सके। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दुनिया में ऐसे कई विभिन्न प्राचीन स्थल हैं जिनकी खूबसूरती मन को मोह लेती है, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जो अपनी दिव्य सुंदरता के पीछे ना जाने कितने ही खौफनाक रहस्य समाये होते हैं, जिस वजह से वे भूतिया जगहों की गिनती में शामिल हो जाते हैं। उस रात हम सभी भी उन रहस्यों तथा आत्माओं की उपस्थिति का पता लगाने बेखौफ होकर गए थे, मगर लौटते वक्त अनंत खौफ लिए लौटे। वह दिल दहला देने वाली घटना आज भी याद आने पर रोंगटे खड़े कर देती है। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम जिंदा वापस घर आ गए। नमस्कार, मेरा नाम राजदीप है और मैं उत्तर प्रदेश की नोएडा सिटी में रहता हूँ, जो कि दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है। आज मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन गुजार रहा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक सुखमय जिंदगी बिता रहा हूँ। आज ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए घर पे ही थोड़ा यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था कि तभी मेरी निगाह एक वीडियो पर गई जिसका शीर्षक था भानगढ़ का किला। यह पढ़ते ही अचानक मुझे बीते भूतहा पल याद आने लगे और एक बार फिर मैं गुम हो गया भानगढ़ के किले में। बात उन दिनों की है जब मेरी नई नौकरी नोएडा में ही लगी थी और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कॉलेज के दिनों में ही मुझसे मिली थी। मेरी गर्लफ्रेंड इशिता के साथ हमारे ग्रुप में 3 और खास दोस्त थे, संदीप, निरंजन और आशीष। और खुशी की बात तो यह थी कि हम सभी की नौकरी एक ही सिटी में लगी थी, इसलिए शनिवार रविवार को साथ ही घूमने निकल पड़ते थे। कभी नहीं सोचा था कॉलेज की यारी आज भी वैसे ही बरकरार रहेगी। एक दिन हम सभी शुक्रवार की रात को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातचीत कर रहे थे कि तभी निरंजन बोला, अरे दोस्तों, इस बार कुछ सोचा क्या कि कहीं घूमने चलना है? इस बात पर इशिता एकदम खुश होते हुए बोली, हाँ यार चलो ना, कुछ प्लान करते हैं, मगर इस बार थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर कोई दूसरी जगह घूमने चले। इस बात पर मैं भी हामी भरते हुए बोला, हाँ यार कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ अलग जगह जाएंगे। अलग जगह का क्या मतलब? सभी एक साथ बोले। मैंने कहा, अरे यार हम हर बार पहाड़ी इलाकों, बीच और जंगलों में ही घूमने गए हैं, लेकिन इस बार हम ऐसे जगहों पे जाएंगे जो भूतिया हो, जैसे राजस्थान का भानगढ़ किला या फिर पुणे का शनिवार वाड़ा। यह सुनकर आशीष बोला, हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ भानगढ़ चलते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई भूतिया कहानी है। चलकर देखे तो कि क्या वह सारी कहानियाँ सच्ची है भी या यह एक महज अफवाह है। आशीष की यह बात सबको सही लगी, क्योंकि हम लोगों को रहस्यमयी जगह जाने तथा खोजबीन करने का बड़ा ही शौक था। इसलिए सब लोग तुरंत भानगढ़ के लिए तैयार हो गए और वहां जाने के लिए भी हमने यही तय किया कि संदीप की कार से चलेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में संदीप ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला था। तुरंत कल के निकलने का प्लान बनाकर हम लोग तैयारियों में जुट गए और छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन भी मैनेजर को फॉरवर्ड कर दी। सुबह के ठीक 8 बजे हम सभी मिष्ठान भंडार की दुकान पर मिले। फिर वहाँ से थोड़ा नाश्ता लेकर निकल पड़े भानगढ़ के किले की ओर। मौज मस्ती करते समय कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला और कुछ 4 घंटे में हम लोग राजस्थान पहुँच चुके थे। थके होने के कारण हमने यही फैसला किया कि दिन में कहीं होटल लेकर आराम कर लेते हैं
और रात को करीब 8-9 बजे भानगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इसलिए भानगढ़ से ही कुछ 1 घंटे की दूरी पर जयपुर में हमें ठीक ठाक दाम में एक होटल मिल गई और जाते से ही हम लोगों ने हाथ मुंह धोकर आराम किया। मगर संदीप थोड़ा चुली था, पता नहीं उसे क्या सूझा, वो हमसे कुछ बिना बताए ही भानगढ़ के लिए निकल गया। वहाँ मेन गेट पर उसकी मुलाकात चौकीदार से हुई और संदीप उस चौकीदार से झूठ बोलते हुए बोला, नमस्कार भैया, दरअसल आपको यह बताना था कि मैं और मेरा पूरा दोस्तों का ग्रुप रात में यहाँ घूमने आएंगे और वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि हम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जांच पड़ताल करना है। यह बात सुनकर चौकीदार बोला, माफ कीजिएगा साहब जी, यह हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमें ऊपर से कड़ी चेतावनी दी गई है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाए। सिर्फ मनुष्य ही नहीं साहब, किसी भी जीव जंतु का भी अंदर प्रवेश करना मना है। इसलिए आप लोगों को जो भी जांच पड़ताल या वीडियो बनानी है वो आप अभी दिन में ही बना लीजिए। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो साहब वहाँ दिए गए बोर्ड पर निर्देशक लिखे हुए हैं और आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इस बात पर संदीप कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इन नियमों का सम्मान भी करता हूँ, मगर अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं आपसे यहाँ खड़े होकर यह सब नहीं कहता। आप कुछ ले देकर हमारी बात मान लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। ये बात सुनकर चौकीदार थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। संदीप तुरंत ही उसकी भावना को समझ गया और अपने पॉकेट से 1000 रुपये निकाल कर देते हुए बोला, पैसे रखिए और कृपया करके मेरी बात मान लीजिए। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को लालची बना ही देता है। जहाँ जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ इंसान एक शिकारी की तरह उसके पीछे दौड़ा चला जाता है। इसलिए वह चौकीदार भी पैसों के लालच में आ गया और हमें रात के समय अंदर जाने की अनुमति भी दे दिया। संदीप जब होटल आया तो हम सभी भानगढ़ जाने के लिए तैयारी में ही लगे हुए थे। मैंने उससे चिढ़ते हुए पूछा, क्यों भाई, तुझे नहीं जाना क्या? संदीप मुस्कुराते हुए बोला, भाई उसी काम के लिए ही गया था। मैंने कल रात में ही भानगढ़ के बारे में गूगल पे देख लिया था और शाम के समय वहां पे किसी को जाने नहीं देते, इसलिए वहां जुगाड़ लगाने गया था। चौकीदार को पैसे देकर जैसे तैसे करके मना के आ गया हूं। इस बात पर सभी खुश हो गए और आशीष बोला, यार तुझे मानना पड़ेगा, इतना तेज दिमाग कैसे चलता है रे तेरा। इस बात पर इशिता भी बोली, हाँ संदीप, मानना पड़ेगा यार, दोस्त हो तो ऐसा। तुमने तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन दूर कर दिया। अब तो आराम से बिना किसी रोक टोक हम भानगढ़ को घूम लेंगे और वहाँ क्या रहस्य है ये भी जान जाएंगे। थोड़ी देर हाहा ही करने के बाद हमने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम के कुछ 7 बजे के आसपास भानगढ़ की ओर निकल गए। भानगढ़ के किले पर पहुंचने के बाद हमने हमारी कार वहीं किले के पास मेन दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ही खड़ी कर दी और एक साथ फिर सामने गेट की तरफ जाने लगी। वहां पहुंचने के बाद हमें वहीं चौकीदार दिखा जिससे संदीप बात करके आया था। उस चौकीदार को देखते ही संदीप बोला, हाँ भैया, याद है ना, मैं आया था, आप दरवाजा खोल दीजिए ताकि हम सभी अंदर जा सके। संदीप की यह बात सुनकर चौकीदार पास आकर बड़े ही धीमी स्वर में बोला, हाँ हाँ साहब, याद है, मैं आप लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था, मगर आप सभी मेन गेट से अभी नहीं जा सकते। अगर मेरे अधिकारियों ने मुझे ऐसे करते देख लिया तो समझो मेरी नौकरी तो गई। देखिए वहां उधर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको पीछे के रास्ते से ले जाऊंगा। उधर कैमरा ये सब नहीं है और आप लोग आसानी से बिना किसी दिक्कत के अंदर चले जाइएगा। आइए मेरे पीछे। चौकीदार की यह बात सुनकर हम सभी उसके पीछे पीछे दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगे। पीछे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद
हमने देखा कि एक बहुत ही संकरी सी अंधकार से भरी हुई एक सुंदर जैसी रास्ता है जो कि दीवार से एकदम सटी हुई है और वहीं से होकर किले के अंदर जाने का रास्ता था। अभी हम सभी देख ही रहे थे कि वह चौकीदार बोला, साहब यही वो रास्ता है जो किले की ओर जाता है, आप सभी यहीं से जाइए, मगर ध्यान रहे आप सभी थोड़ा सावधान रहिएगा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह चौकीदार वहां से चला गया। चौकीदार के जाने के बाद हम लोगों ने एक एक करके उस सुरंग जैसी रास्ते से जाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हम सभी किले के अंदर खड़े थे। किले के अंदर जाने के बाद हम सभी थोड़ा घूमने लगे। क्योंकि चांदनी रात थी इसलिए सारी चीजें काफी साफ नजर आ रही थी। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह किला दिखने में वाकई खूबसूरत था। यहाँ ढेर सारी आकर्षित करने वाली पुरानी चीजें हैं, जैसे खंडहर, छोटे छोटे पत्थर के बने घर और पत्थर से ही बने 4 दरवाजे जिनके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। पुरानी भगवानों की पत्थर से दीवारों पर बनी अद्भुत आकृतियां अपने अंदर एक अलग ही इतिहास समाये हुए हैं। इन सभी चीजों के अलावा वहाँ बहुत हरियाली देखी हमने। जगह जगह काफी पेड़ पौधे लगाए गए हैं और एक बड़ा सा खुला मैदान भी बनाया गया, जिससे यह जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जहाँ पुराना बाजार लगता था वह जगह भी काफी दिलचस्प लगी हमें। यही सारी ऐतिहासिक चीजें और कलाकृतियां देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते चले गए। क्योंकि बहुत घूम लिए थे इसलिए किले के अंदर बने मैदान में हम सभी थोड़ा आराम करने लगे। तभी आशीष बोला, अरे यार यह जगह तो काफी बढ़िया लगी यार, हमने लगभग 80% तो घूम ही लिया, लेकिन किसी भूत वगैरह से तो सामना बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब क्या लोग झूठी अफवाह फैलाए हुए हैं? यह बात सुनकर इशिता बोली, हाँ यार अभी तक तो कोई भूत प्रेत नहीं दिखा हम लोगों को, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति महसूस हुई। यानी कि लोग मनगढ़ंत बातें बनाकर सबको बेवकूफ बनाते हैं। इशिता की बात से सहमत होकर मैं बोला, सही कह रही हो तुम, यह जगह की सच्ची वीडियो बनाकर ना दुनिया को दिखाना चाहिए हमको, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि इस किले के बारे में कितनी झूठी कहानियां कही गई हैं और वे सभी भी सच्चाई से वाकिफ हो सके। तभी निरंजन मजाक मस्ती में बोला, हाँ हाँ चलो निकालो वीडियो, आज इस किले को बेनकाब करते हैं। उसके इस अंदाज में बोलने से सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अभी हम लोग मजाक मस्ती कर ही रहे थे कि तभी अचानक हमें किसी बकरी की बच्चे की मिमियाने और घंटी की आवाज आई। यह सुनकर हम लोग तुरंत उठकर खड़े हो गए और जहां से उस बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगे। वहां पहुंचे तो देखा कि एक बकरी झाड़ियों में फंसी हुई है और इसलिए मिमिया रही है क्योंकि वह वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। इसी कारण से उसके गले की घंटी खन खन बज रही थी। उसे देख संदीप बोला, यह बकरी इस समय यहाँ क्या कर रही है? मेरे ख्याल से शायद ऐसा हो सकता है कि किसी चरवाहे की हो, क्योंकि यहाँ आसपास पूरा ग्रामीण इलाका ही तो है। हो सकता है कोई चरवाहा इस बकरी को यहाँ किले में घास चरवाने लाया हो और यह यहाँ पे फंस गई हो। संदीप की इस बात पर मैं हामी भरते हुए बोला, हाँ शायद संदीप बिल्कुल सही सोच रहा है, ऐसा ही हुआ होगा। इतना कहकर हम सभी उस झाड़ी में फंसी बकरी के बच्चे को बड़ी सावधानी से बाहर निकालने लगे। संदीप ने उस बकरी को अपनी गोद में उठाया और फिर नीचे छोड़ दिया। नीचे रखते ही वह बकरी का बच्चा जेल से छूटे हुए किसी कैदी की तरह आज़ाद होकर दुम दबाकर मिमियाते हुए वहाँ से भाग गई। बकरी के जाने के बाद निरंजन बोला, यार तुम लोगों को यह बात कुछ अजीब नहीं लगी? मतलब इतने बड़े किले में, वो भी रात को
बस केवल वह अकेली बकरी को कोई चरवाहा भला किले के अंदर छोड़कर क्यों जाएगा? तभी संदीप इस बात पर बोला, अरे कोई अजीब बात नहीं है, ऐसा हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? अरे पगले, लोग अपने बच्चों को भूल जाते हैं, तो यह तो जानवर है, कलयुग में सब कुछ संभव है मेरे भाई। कहते ही वह हंस पड़ा और हम सब भी उसके साथ हंस पड़े। थोड़ी देर और घूमकर हम सभी शाही महल के अंदर खड़े होकर वहाँ की खूबसूरती को निहारने लगे। घूमते घूमते हम लोगों को वक्त का कोई होश ही नहीं रहा। समय देखा तो रात के करीब 11 बज गए। थोड़ा सा और घूमने के बाद जब हम एक स्थान पर बैठे तब 11 से ज़्यादा समय हो चुका था और तभी अचानक संदीप का ध्यान ऊपर टीले पर गया जहाँ उसे एक मंदिर दिखाई दिया। यह देखते ही वो बोल पड़ा, अरे भाई सब घूम लिया, लेकिन वो देखो ऊपर वह मंदिर तो रह गया, चलो वो मंदिर भी देख ही लेते हैं। यह बात सुनकर हम सभी एक साथ बोले, नहीं यार भाई, अब तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, चलो अब होटल में चलकर कुछ खाते हैं और फिर बस आराम करते हैं भाई, बहुत घूम लिया और पैरों ने भी जवाब दे दिया है, और तो और होटल बहुत दूर है, ड्राइव करते करते बहुत समय हो जाएगा और रात भी काफ़ी हो चुकी है भाई, दिक्कत होगी, चल यार अब चलते हैं यहाँ से। मगर हमारे इतना कहने के बाद भी संदीप नहीं माना। ना जाने उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसे तो बस उस टीले वाले मंदिर पर जाना ही है और वह अपनी बात पर एकदम अड़िग रहा कि उसे वहाँ जाना है तो जाना ही है। अब उसके ऐसे बर्ताव से आशीष और निरंजन बहुत गुस्से में आ गए और बोले, जा तुझे जाना है ना, बार बार मना कर रहे हैं लेकिन इसको बात समझना ही नहीं है, बस एक ही रट लगा रखी है, जाना है तो जा, तू अकेला ही जा। इन लोगों की बात सुनकर संदीप बोला, ठीक है मैं अकेला ही चला जाता हूँ। इतना बोलकर संदीप वहाँ से अकेला ही टीले की ओर बढ़ गया। तभी मैं बोला, यार तुम लोगों को पता है ना कि संदीप को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बड़ा ही जिद्दी है, तुम लोग भी शांति से नहीं समझा सकते थे, अब देखो अकेला ही चला गया। चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब यहीं मैदान में बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मेरी इस बात पर सबने हामी भरी और फिर हम लोग वहीं मैदान में बैठकर संदीप का इंतज़ार करने लगे। उधर संदीप टीले पर जैसे ही पहुंचा तो उसने एक छोटा सा मंदिर देखा। वहां जाकर उसने खूब देर तक जोर जोर से घंटियां बजाई। तभी घंटियां बजाने के बाद जैसे ही संदीप नीचे हमारी तरफ देखा तो उसे दूर से हर इंसान का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। सब लोग उसे दो दो नजर आने लगे। क्योंकि चांदनी रात थी इसलिए हमारे प्रतिबिंब संदीप को एकदम स्पष्ट नजर आ रहे थे। मगर संदीप के मन में उस वक्त यह आया कि शायद मैं इतना दूर से देख रहा हूँ इसलिए मुझे हर कोई दो दो नजर आ रहा है। यह कहते हुए संदीप ने आंखों को मलते हुए दोबारा देखने की कोशिश की, मगर इस बार उसे जो कुछ भी दिखा वह बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक था। उसने देखा कि जितने भी हमारे प्रतिबिंब है वह सारे हमी चारों को एक टक अजीब तरह से बस घूरे जा रहे हैं। यानी इशिता का प्रतिबिंब इशिता को घूर रहा, राजदीप का राजदीप को, और निरंजन व आशीष का प्रतिबिंब उन दोनों को। सभी की प्रतिबिंब एक दूसरे को बड़े ही अजीब तरीके से घूरे जा रहा। यह देख संदीप एकदम सकबका गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, राजदीप, आशीष, पीछे देखो, जल्दी पीछे देखो। हम लोगों को संदीप की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। नाम तो सुनाई दिया था मगर आगे क्या बोल रहा था वह हमें कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दिया। मतलब की बात यह थी सिर्फ संदीप को ही वह सारे प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे ऊपर टीले से, मगर हमें अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। संदीप बार बार अपनी आंखों को मलते हुए दिखता जा रहा था लेकिन फिर भी उसे वही दृश्य बार बार नजर आया। अब संदीप को समझ आ चुका था
कुछ ना कुछ तो है जो कि बहुत ही भयंकर है। अभी तो डर की शुरुआत हुई थी, आगे आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। संदीप को टीले पर चढ़े हुए करीब 15 से 20 मिनट हो चुके थे और रात की 11:30 बज गई थी। इधर से हम लोग भी उसे बार बार आवाज लगा रहे थे, संदीप नीचे आ जा, अब बहुत समय बीत चुका है, अब हमको चलना चाहिए भाई, चल अब इधर आजा जल्दी। उधर से संदीप भी बस एक ही चीज कहे जा रहा था, अपने पीछे देखो, जल्दी जल्दी पीछे देखो। संदीप की पुकार सुनकर हमारे सभी प्रतिबिंब अब संदीप को ही एक अजीब ढंग से देखने लगे। यह देखते ही संदीप की हालत खराब हो गई। वह बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन असली है और कौन प्रतिबिंब। सारे दोस्तों में सिर्फ संदीप ही वो सारे प्रतिबिंब इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वह मंदिर में खड़ा था और मंदिर से काली शक्तियों का पर्दाफाश हो ही जाता है। संदीप यह दृश्य देख तुरंत नीचे आने लगा, मगर उस वक्त संदीप को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे भारी कदमों से चल रहा हो और अभी कुछ ही देर में धक्का देकर नीचे गिरा देगा। यह महसूस करने के बाद संदीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। पीछे देखने पर कोई दिखाई दे तो नहीं रहा था, मगर चलते वक्त कदमों की आहट एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब संदीप के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जितना तेज हो सके वह वहां से तेज भागते हुए नीचे उतरने लगा। भागते भागते उसकी सांसें फूल रही थी, मगर डर ने संदीप को अंदर तक इतना झकझोर के रख दिया कि वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। बस बेसूध होकर भागते गया और भागते भागते हमारे पास आ पहुंचा। जैसे ही संदीप हमारे पास पहुंचा वैसे ही वह सारे प्रतिबिंब अचानक गायब हो गए। अब संदीप कांपते हुए बोला, चलो दोस्तों जल्दी यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। संदीप की ऐसी हालत पर आशीष, निरंजन और इशिता हंसते हुए बोले, अरे क्या हुआ भाई, हो क्या गया, क्या भूत वगैरह देख लिया क्या? भूत का नाम जैसे ही सबने लिया वैसे ही वातावरण कुछ परिवर्तित होने लगा। अब तक जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन वह अचानक अब शांत हो गई और कुछ ही सेकंड बाद गर्म गर्म दुर्गंध से परिपूर्ण हवा चारों ओर फैल गई। तभी आशीष अचानक टोक दिया, यार कितनी अजीब दुर्गंध आ रही है। गलती यही हुई, रात के वक्त कभी भी किसी चीज को टोकना नहीं चाहिए, और खासकर जब कुछ दुर्गंध आए तब तो बिल्कुल भी नहीं। मगर आशीष ने खतरे का आगमन कर ही दिया। यह दूसरी गलती थी, और पहली सबसे बड़ी गलती कि रात के वक्त ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहां रहस्य छुपी हुई हो, क्योंकि उन रहस्यों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होती ही है। और तीसरी गलती, संदीप के लाख बोलने के बाद भी सब लोग उसका मजाक बनाने लगे, मगर बिना सवाल किए वहां से वापस नहीं गए। आशीष की बात सुनकर संदीप समझाते हुए बोला, दोस्तों अभी कृपा करके प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करो, ना ही किसी चीज का नाम लो। मैं यहाँ अभी कुछ भी नहीं बता सकता, बस मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो जल्दी। यह बात सुनते ही निरंजन को पता नहीं क्या हुआ, वह अचानक से नीचे बैठ गया। ऐसा होते ही सब निरंजन की तरफ देखने लगे। इसको क्या हो गया अब अचानक? मैंने डरते हुए पूछा। तभी संदीप निरंजन को हिलाते हुए बोला, निरंजन भाई उठ जा यार, क्या हो गया तुझे, अचानक यहाँ पर बैठ क्यों गया? मगर निरंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हम लोगों ने उसे बहुत झकझोरा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और कोई जवाब भी नहीं दिया। अब हम सभी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। तभी इशिता ने दिमाग लगाया। उसने तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और निरंजन के सिर पर डाल दी और लगी निरंजन को झकझोरने। लगभग 1 से 2 मिनट बाद अचानक निरंजन को होश आया, तो मैंने उससे पूछा, निरंजन अचानक तुझे क्या हो गया था?
यह सवाल सुनते ही जो कुछ भी निरंजन बोला वह सुनने के बाद हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और हमारा दिल दहल उठा। वह बोला, अभी जब हम सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तब मैंने हम पांचों के डुप्लीकेट देखा जो हमारे ठीक पीछे होकर शैतानी नजरों से देख रहे थे। यह देख मेरा दिमाग अचानक एकदम सुन्न सा पड़ गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अभी मैं तुम लोगों को यह बताता कि तभी अचानक मेरी आंखें बंद होती चली गई। मेरे मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली, मुझे होश ही नहीं आया और मैं नहीं जानता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। इसका मतलब संदीप का भी उस वक्त प्रतिबिंब बन चुका था। जब तक वह ऊपर टीले वाले मंदिर में था तब तक महफूज था वो, मगर नीचे आते ही वह भी खतरे का शिकार बन चुका था, इसलिए उसका भी प्रतिबिंब नजर आने लगा। मुझे अब लगने लगा था कि हम सभी लोग अब छलावे का शिकार बन चुके हैं। इतनी बुरी तरीके से भूत प्रेतों के जाल में फंसे थे कि वहां से बच के बाहर निकल पाना मुश्किल लग रहा था। निरंजन की बात सुनते ही सभी के मन में डर ने अपना प्रकोप बनाना अब शुरू कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने यह रात और क्या क्या भयानक चीजें अपने अंदर समाये हुए हैं जिनका सामना किसी भी क्षण हो सकता है। धीरे धीरे अब हम सभी को समझ आने लगा था कि अब हम लोग छलावे के शिकार हो चुके हैं। तभी मैं सभी को बोला, चलो जल्दी अब यहाँ से निकलते हैं। सबने मेरी बात पर हामी भरी और हम लोग उसी रास्ते की तरफ जाने लगे जहाँ से हम लोग किले के अंदर प्रवेश किए थे। जैसे ही हम उस सुरंग वाले रास्ते की ओर गए वैसे ही हमने देखा कि अब उस जगह पर ना ही कोई रास्ता है और ना ही कोई सुरंग। हम सभी को पूरा यकीन था कि जिधर से हम आए थे उधर से ही वापस जाना है, इसलिए रास्ता अच्छे से याद था। मगर अब हमें बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम सभी चारों तरफ देखकर बस एक ही रट लगाए हुए थे, यार यहीं से तो आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि रास्ता अचानक गायब ही हो गया। सब तरफ देख लिया मगर बाहर निकलने का रास्ता कैसे नहीं मिल रहा, जबकि आते वक्त ठीक यहीं से अंदर आए थे। यह सब कैसे संभव है। अब हम लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, तेरी वजह से आए थे। फिर कोई दूसरा बोला, सब तेरी गलती है, तेरी ही वजह से ही यहाँ पर आए थे। फिर इस बात पर कोई और बोला, हाँ मेरी नहीं तेरी गलती है, बड़ा हीरो बन रहा था ना, अब भुगतो। अभी हम सभी लड़ ही रहे थे कि तभी संदीप समझदारी से काम लेते हुए बोला, अरे बस करो यार, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे। लड़ने से क्या इस समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या होगा लड़ने से, रास्ता मिल जाएगा क्या? आरोप पे आरोप लगाए जा रहे। अरे भाई दिमाग से काम लो, हम लोगों को यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, हम पांचों साथ में ही रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होना चाहिए, साथ में चलना वरना और भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे हम सभी। संदीप की यह बात सुनकर हम लोगों ने लड़ना बंद कर दिया और फिर एक साथ हो गए। हम सभी में संदीप भले था रईस, मगर भगवानों में बड़ा यकीन करता था। बजरंग बली का एक सच्चा भक्त था। उसके गले में हमेशा हनुमान जी का लॉकेट रहता। अपना लॉकेट पकड़कर संदीप हम सबसे बोला, सब लोग मेरे साथ चलो, एकदम मुझसे सटके और जोर जोर से बजरंग बली का नाम लो। पूरी श्रद्धा भक्ति से उन्हें याद करो और कोई भी अलग मत होना। इतना सुनते ही हम सभी एक साथ बजरंग बली का नाम लेते हुए लगे रास्ता ढूंढने। काफी देर बाद जब हम पीछे से मुड़कर दूसरी ओर रास्ता ढूंढने गए तभी अचानक संदीप की नजर वहीं ऊपर टीले वाले मंदिर पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे और काली शक्तियों का असली तांडव तो अब शुरू होने वाला था। तभी अचानक जैसे ही संदीप ने टीले की ओर देखा तो पूरे ग्रुप में सिर्फ संदीप को नजर आया। उसने देखा कि दूर से कुछ काली काली परछाइयां जैसे हवा में तैर रहा है। यह देखते ही संदीप उधर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया,
उधर देखो, क्या तुम लोगों को कुछ दिख रहा है? संदीप को ऐसे कहते हुए हम सभी टीले की तरफ देखने लगे, मगर हमको कुछ भी नजर नहीं आया। और हम सभी संदीप से बोले, नहीं भाई, हमको तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिख रहा। अब संदीप घबराते हुए बोला, दोस्तों, कैसे भी करके हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कुछ भी करके बस जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलते हैं। संदीप की बताई गई दिशा में देखने के बाद भी हमें कुछ दिखा तो नहीं, मगर फिर भी मन में डर और भी गहरी जगह बनाने लगा। हम सभी पर खौफ के बादल छाने लगे। हम सभी की हालत बद से बदतर हो चली थी, क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता कहीं से भी नहीं मिल रहा था और अंदर भी नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अजीबोगरीब घटनाओं ने कोहराम मचा के रखा था। ऐसी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिली जो हमने सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ी थी, लोगों से सुनी थी, मगर आज वह सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से हकीकत में सामना कर रहे थे और महसूस कर रहे थे। मगर हम लोगों ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और एक बार फिर हम सभी बजरंगबली का नाम लेते हुए लगे रास्ता ढूंढने। हम सभी फिर से उसी दिशा में जाने लगे जहाँ से अभी कुछ देर पहले ही पीछे मुड़कर दूसरे रास्ते से आए थे। जैसे ही हम उस जगह पर पहुँचे तो हमारी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब हमारे सामने बाहर निकलने का रास्ता मौजूद था। पहले जब हम यहीं से गुजरे थे तब रास्ता नहीं था, मगर अब वहाँ रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब छलावा हमें पूरी तरह से भ्रमित कर चुका था। वह तो भगवान की सकारात्मक शक्ति ही थी जिसके चलते हमें रास्ता मिल गया। जैसे ही हम दोबारा उस सुरंग की तरफ जाने लगे कि तभी अचानक हमें ढेर सारी अलग अलग तरह की चीखें और आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कभी सियार की तो कभी लग रहा था कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा, तो कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करने की। कोई मानो कह रहा है कि जाने मत दो, मार डाल, और भी बहुत कुछ। अभी तक तो हम धीरे धीरे सिर्फ चल रहे थे, मगर ऐसी भयंकर और भयावह आवाज़ें सुनने के बाद हम सभी लगे दौड़ने और जल्द से जल्द सुरंग पार के दौड़ते दौड़ते अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। और आओ देखा ना ताओ, तुरंत हम सभी लोग गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। होटल पहुंचने के बाद हम सभी एक ही कमरे में दुबक कर सोए, क्योंकि वह सारी खौफनाक घटनाओं ने हमें हद से ज़्यादा अंदर तक डरा दिया था। और तो और निरंजन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर तवे की तरह तपने लगा, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और इस वक्त कोई दवाई भी नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ भी इशिता के पास दवाई थी वह निरंजन को दे दी। रात भर हम सभी डर तो रहे थे, मगर हमें हमारी गलती का भी एहसास होने लगा। निरंजन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि नोएडा पहुंचने के बाद भी कुछ 7 से 8 दिन तक उसको तेज बुखार रहा। और बस यह सारी खौफनाक घटनाओं को अनुभव करने के बाद हम सभी ने कसम खा ली, ऐसी जगह अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी राहुल की है, जो बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। कहानी पूरी सुनिएगा, वरना अधूरी कहानी हमेशा घातक होती है। यकीन मानिए, बड़ा ही मजा आएगा। सुनकर शायद हंसी भी आए, लेकिन डर उन्हीं को लगता है जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम तो बस कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं, समझता वही है जिसके साथ गुजरता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है।
यह घटना तकरीबन आज से 4 साल पहले की है। मेरे परिवार वाले पूर्ण रूप से खेती और बागवानी पे ही निर्भर है। कभी कभी मैं खेतों में जाकर अपने पिताजी की मदद कर दिया करता था। मेरे खेत के पास में ही मेरा एक छोटा सा बगीचा है। काम करके थक जाने के बाद जो सुकून वहाँ पे मिलता है वो आजकल के एयर कंडीशनर में कहाँ मिलेगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने बगीचे में जाना नहीं भूलता। एक दिन की बात है, मेरे खेतों में धान की रुपाई चल रही थी। मैं भी मदद करने के लिए खेतों में गया था। काम करते करते 12 बज गए तो सभी मजदूरों को खाने के लिए भेज दिया गया। तो मैं भी बगीचे में जाकर वहीं पे आराम से खाना खाने लगा। खाने के बाद सोचा कि काफ़ी दिनों से बगीचे में घूमा नहीं हूँ, इसलिए टहलते हुए अपने बगीचे में घूमने लगा। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मेरी नज़र एक सखुआ के पेड़ पे गई जो एकदम सूख गया था। मैंने सोचा कि आज शाम को इसको काट कर घर लेके जाऊंगा ताकि फर्नीचर का कुछ काम हो जाए। यही सोचकर मैं अपने घर आ गया। घर वालों को पेड़ की बात बोलकर मैं गांव में किसी पेड़ काटने वाले को ढूंढने लगा, क्योंकि उतने बड़े पेड़ को अकेले काटना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन गांव के पेड़ काटने वाले लोग सब उस दिन दूसरी जगह चिरान गए हुए थे। जिनको नहीं पता चिरान किसे कहते हैं तो उनको बता दूं, जहां पेड़ों को काट कर लाया जाता है और वहां लकड़ियों में काट कर प्लाई और भी कई फर्नीचर के लिए लकड़ियां तैयार की जाती है। किसी की मदद ना मिलने पर मैं अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा बगीचे की तरफ। बगीचे तक जाते जाते शाम हो गई। वहां जाने के बाद जैसे ही मैं उस पेड़ के थोड़ी दूर था, मुझे खट खट की आवाज आई। मैं तुरंत एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने की कोशिश करने लगा। मैंने देखा कि कोई इंसान अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से ढके हुए था और जो पेड़ सूखा हुआ था उसे काट रहा था। एक तो गर्मी का दिन और ऊपर से इतने सारे कपड़े पहनकर ये कौन इंसान है जो बिना बुलाए ही पेड़ काटने आ गया। तब मेरे मन में ख्याल आया, अच्छा तो ये चोर है। मन ही मन गुस्साते हुए बोला, अच्छा बेटा, अभी कुछ ही घंटे हुए और ये मेरे बगीचे में चोरी करने पहुंच गया। रुक, बताता हूँ इसे। लेकिन मेरे मन में खुराफाती सूझी कि इसे पेड़ काटने देता हूँ। जैसे ही ये पेड़ काट लेगा तुरंत ही इसे धर दबोचूंगा। इससे मेरा पेड़ भी बिना मेहनत के कट जाएगा और पकड़ने के बाद अच्छी खबर लूंगा इसका। यही मन में सोचते हुए मैं मुस्कुराते हुए आराम से पेड़ की ओट में छिपकर बैठा रहा। काफी देर हो गई और अब तो अंधेरा भी छाने लगा था, लेकिन खट खट की आवाज अभी तक आ रही थी। बार बार मैं पेड़ की ओर से झांक कर देखता जा रहा था, लेकिन अब भी वो इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ पे प्रहार करते जा रहा था। मेरे मन में हलचल हुई कि भाई लगभग 1 घंटा हो गया और ये अभी तक इतनी पतली पेड़ को और वो भी सूखा हुआ काट नहीं पाया। काफी देर और अंधेरा होने के चलते मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रुकना सही नहीं होगा, चल के देखता हूँ कौन है ये इंसान, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा देर तक रुकूंगा तो हो सकता है इससे अगर हाथापाई हो तो मुझे चोट ही नहीं लग जाए। और इस सुनसान इलाके में मदद के लिए किसी गांव वाले को भी बुला नहीं सकता था। यही सोचकर मैं एकदम धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उससे थोड़ा दूर होकर ही आवाज लगाया, कौन है रे? मेरे पेड़ को तुझे किसने काटने बोला? लेकिन ताज्जुब की बात, मेरी बात सुनकर भी वो इंसान अपना काम करता रहा। मैं अब थोड़ा गुस्से में आकर और जोर से चिल्लाकर बोला, अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा? जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा इतना कहने के बाद
वो इंसान पेड़ को काटना बंद कर दिया और एकदम चुपचाप मेरी तरफ पीठ किए ही खड़ा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तो रात और ज़्यादा होते जा रही थी और बगीचे में मैं सिर्फ अकेला ही था, जिससे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं ये मुझ पे हमला न कर दे। यही सोचकर मैंने अब थोड़ा सहूलियत से बोला, कौन हो भाई, मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? अब इस बार वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, तू मेरा घर काटेगा? सुना था मैंने दोपहर को। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा कि किसका घर? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सब समझ में आ जाएगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो पूरी तरह से मेरे सामने पलट कर आया, मेरे होश चारों खाने चित हो गए। चेहरे पे क्रूर हंसी और आंखों की पुतलियां एकदम सफेद, बाल सफेद और गाल एकदम धसी हुई। इतना देखते ही मेरे हाथ पैर शून्य से पड़ गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आते हुए बोला, क्यों, बोल ना, तू मेरे घर को काटेगा? अब बोलते क्यों बंद हो गई तेरी? उसकी कड़कती आवाज से मैं थोड़ा होश में आया और हाथ जोड़कर लगा बोलने, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और किस घर की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा और बोला, जो पेड़ तू काटने वाला था वही मेरा घर है। मैं तुझे बस फांस कर रात तक रोकने वाला था, क्योंकि शाम को मैं तुझे कुछ नहीं कर पाता और तू भाग जाता, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मुझे उसकी बात सुनकर सारी बात समझ में आ गया था कि क्यों ये धीरे धीरे पेड़ काटने का ढोंग कर रहा था। मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि अब पेड़ काटना तो दूर, इसके आसपास भी मैं नहीं भटकूंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ के मुझे ऐसे हाथ में उठाकर हवा में उछालकर पटक दिया। मैं इतना जोर से गिरा कि लगा कि मेरी कमर ही टूट गई। तभी मुझे याद आया कि गांव वाले हमेशा बोलते हैं कि अगर मुसीबत या किसी काली शक्ति की चपेट में आ जाओ तो हमारे खलीफा देव को याद कर लेना, वो जरूर बचा लेंगे। मैं जोर जोर से खलीफा देव की गुहार लगाने लगा। मेरे कुछ ही देर चिल्लाने के बाद पता नहीं उस भूत को किसी ने जोर से उछाल कर पटक दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति से वो लड़ाई कर रहा है। अद्भुत नजारा था। मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि आप सभी को इन सभी बातों पे यकीन नहीं होगा, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यकीन करें या ना करें। मैं जो सामने देख रहा था, अगर किसी से सुनता तो मैं भी आप लोगों की तरह यकीन नहीं करता। खैर, थोड़ी देर तक उनकी लड़ाई चलती रही और मैं वहां रुकना सही नहीं समझा और तुरंत ही उठकर पूरी ताकत लगाकर गांव की तरफ भागने लगा। इतना जोर से साले ने पटका था कि पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। जैसे तैसे करके मैं अपने घर आया और सबको अपनी कहानी बताया। सबने एक बार फिर से खलीफा देव को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और मैं उस दिन के बाद से कभी भी उस सूखे पेड़ की तरफ नहीं गया। इसी तरह की घटना मेरे एक दोस्त के साथ भी घटी। आज वो गांव में ही किराना दुकान चलाता है और जब भी हम दोनों मिलते हैं अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को जरूर सुनाते हैं। वाकई उसकी कहानी सुनकर किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जितनी बार भी सुनता हूँ हर बार मुझे पिछली बार से ज़्यादा उस कहानी पे विश्वास होता है। मेरे दोस्त का नाम राजेश है। गर्मी का दिन था और गर्मी के दिनों में हर दिन वो किसी न किसी बगीचे में आम या लीची चुराने ज़रूर जाता था। पहले मैं भी उसके साथ बचपन में चोरी करने जाता, लेकिन मेरी आदत धीरे धीरे ये सब चोरी करने की छूट गई
लेकिन उसका आदत इतना बड़ा होने के बाद भी नहीं गई। एक बार वो उसी तरफ अपने एक और दोस्त के साथ रात को करीब 11 बजे गांव के पास के बगीचे में ही लीची तोड़ने गया। वो दोनों बगीचे में जाकर जिसमें सबसे ज़्यादा लीची थी उसी पे चढ़ गए और लीचियों को तोड़कर अपने अपने गमछे में लगे भरने। लगभग 10 मिनट बीता होगा, तभी अचानक राजेश की नज़र उसी पेड़ के नीचे गई जहाँ पे उसे कोई इंसान बैठा नजर आया जो उन दोनों की ही तरफ देख रहा था। उसने बहुत ही धीरे से अपने दोस्त सुमित को इशारा किया। सुमित भी नीचे जब उस इंसान को देखा तो वो डर के धीरे से बोला, भाई लगता है रखवाला आ गया है। लेकिन राजेश उसकी बात को काटते हुए बोला, अरे नहीं, रखवाल होता तो वो हमारी तरफ देखते हुए ऐसे शांत नहीं रहता, ज़रूर चिल्लाता। अब सुमित भी बोला, हाँ यार, लेकिन ये है कौन जो इतनी देर से लगातार हम दोनों को देखे जा रहा। तब राजेश बोला, भाई तू धीरे से नीचे उतर। लेकिन सुमित राजेश की तरफ डरते हुए बोला, नहीं भाई, पहले तू उतर, उसके बाद मैं पीछे से आता हूँ। अब उन दोनों में ये बहस होने लगी कि तू पहले उतर। काफ़ी देर तक ऐसे ही बहस करने के बाद थक हार कर राजेश ही धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और उधर सुमित पेड़ पे बैठकर कभी उस इंसान की तरफ देख रहा था तो कभी राजेश की तरफ। जैसे ही राजेश नीचे उतरा तो देखा वो इंसान वहाँ पे अब नहीं है। राजेश को लगा शायद वो इंसान यहाँ से चला गया है। वो जोर से सुमित को नीचे उतरने के लिए बोला, आजा आजा सुमित, वो चला गया। जैसे ही सुमित ने ये बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि ऊपर से वो इंसान सुमित की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और नीचे से राजेश को कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। सुमित डरते हुए राजेश को इशारा करते हुए बोला, भाई तेरे पास में ही है वो इंसान। लेकिन राजेश उसे एकदम बेपरवाह अंदाज में बोला, भाई यहाँ पे कोई नहीं है, तू आएगा या मैं यहाँ से जाऊं। जाने की बात सुनकर सुमित लगा रोने और उसे बोला, भाई मत जा, लेकिन मैं कैसे नीचे उतरूं? वो इंसान मुझे ही देखकर हंस रहा है। अब राजेश को सुमित की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, भाई मैं हूं, तू नीचे आ पहले। सुमित राजेश की बात मानकर अपनी आंखें ऊपर की तरफ करके धीरे धीरे पैरों को पेड़ों से टटोल टटोल कर नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे आया तो देखा सचमुच वहां पे अब कोई नजर नहीं आ रहा था। सुमित राजेश को बोला, भाई जितना जल्दी हो सके चल यहाँ से निकलते हैं। राजेश को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सुमित को वो आज तक इतना ज्यादा डरा हुआ कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे भी थोड़ा डर लगने लगा और वो चुपचाप बिना कोई सवाल किए ही उसके साथ जाने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी उन दोनों को ऐसा लगा कि पीछे पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखे लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। अब राजेश को भी लगने लगा कि हाँ, यहाँ जरूर कोई ना कोई बात है। वे दोनों तेज कदमों से उस बगीचे से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो फिर से आगे बढ़ते लगता कि पीछे से उनके साथ कोई चल रहा है। वो दोनों अब लगे दौड़ने। जैसे ही वो दौड़ना शुरू किए तभी उन्हें एक अजीब सी हंसी पूरे बगीचे में सुनाई देने लगी। वो दोनों पूरी ताकत लगाकर बगीचे में लगे दौड़ने। दौड़ते दौड़ते वो दोनों बगीचे से बाहर निकल गए और थोड़ा सा रुककर बगीचे की तरफ देखने लगे। तभी राजेश को इस बार ऐसा लगा कि बगीचे से कोई बाहर निकलकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर राजेश बोला, भाई तू सही कह रहा था, ये कोई इंसान नहीं है, भूत है, भाग भाई।
दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हुए गांव में आ गए। भागने के क्रम में राजेश का लीची और गमछा पता नहीं कहाँ गिर गया, लेकिन सुमित ने गमछे को अपने कमर में पहले ही बांध लिया था। दोनों अपने अपने घर जाकर बिना किसी को कोई बात बताए चुपचाप सो गए। अगली सुबह पूरे गांव में ये हल्ला हो गया कि सुमित को भुलावना ने पकड़ लिया है। ये सुनकर राजेश दौड़ा दौड़ा सुमित के घर पहुंचा तो देखा वहां बहुत सारे लोगों का भीड़ जमा हुआ है। जैसे ही राजेश घर के अंदर गया तो देखा सुमित कुछ ना कुछ बकबकाए जा रहा है। और चुराओगे लीची, छोड़ूंगा नहीं किसी को। उसकी ये बात सुनकर राजेश को पूरा माजरा समझ में आ गया था कि उसका लीची और गमछा बाहर ही गिर गया था और सुमित का गिरा नहीं था। वो भूत उसी लीची के सहारे उसे अपनी वश में कर लिया था। डर के मारे राजेश बिना किसी को कुछ बताए ही वहां से चुपचाप निकल गया। सुमित के घर वाले बहुत दिनों तक उसको तांत्रिक ओझाओं से दिखाए। लगभग 2 महीने तक सुमित की हालत ठीक नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पास के ही गांव के दीनानाथ ओझा जी के चलते वो बिल्कुल ठीक हो गया। उस दिन के बाद से राजेश कभी भी रात के समय तो क्या, दिन के समय में भी बगीचे में नहीं जाता।